नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणाएं उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगी और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र भावी जीएसटी संग्रह पर उधारी विकल्प अपनाने वाले राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 86.36% हुई। उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को नीट 2020 परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। अमेरिका ने क्वाड संगठन के विस्तार की मांग की। कहा, समान विचार वाले देशों को मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आना चाहिए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं समय से किए गए उपाय हैं, जिनसे उपभोक्ताओं के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस उपाय से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र उन राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा जो जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तावित उधारी विकल्प अपनाना चाहते हैं। कोविड महामारी के कारण राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के उपायों पर अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री से सहमत हैं। नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने उधार लेने के विकल्प पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी आम सहमति बनाई जानी है। उन्होंने कहा कि परिषद उन राज्यों से बातचीत कर मतभेद हल करने का प्रयास करेगी जो चाहते हैं कि केंद्र उधार लेकर उनके नुकसान की भरपाई करे। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि केंद्र उधार लेकर राज्यों की क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है तो इससे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की उधारी लागत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में किसी बढ़ोतरी से अन्य कंपनियों की उधारी लागत बढ़ेगी। श्रीमती सीतारमण ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि उनके ऋण की मूल राशि और पूरे ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर से किया जाएगा। जीएसटी परिषद उपकर की अवधि 5 वर्ष की तय सीमा से पहले ही बढ़ा चुकी है। पहले ये जून 2022 में समाप्त हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनमें 12,000 करोड़ रुपए राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए ब्याज मुक्त 50 वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य की सरकारों को दिया जा रहा है। और इसका जो पहला भाग है उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 1,600 करोड़ रुपए मिलेंगे और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसका जो दूसरा भाग है वो लगभग 7500 करोड़ रुपया बाकी राज्यों के लिए रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018 से 21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा। जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए
उनको नकद भुगतान उपलब्ध कराया जा रहा है और अवकाश निरस्तीकरण का पूरा भुगतान है ये पूरा किया जाएगा और जो भाड़े की पेमेंट होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और जो उसका लीव एनकैशमेंट है उसका इतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज्यादा वाली स्लैब में आते हैं उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि एक अन्य योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले 10,000 रुपए ले सकेगा जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। 10,000 रुपये आपको मिलेगा, इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा, आपको केवल उसको खर्च करना है और इसको वापस भी देना है तो 10 किश्तों में इसकी वापसी जाएगी। इसमें बैंक चार्जेज जो है वो भी सरकार वहन करेगी। ये पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है। भारत में पिछले 5 सप्ताह से कोविड-19 के प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों की औसत संख्या में कमी का रुझान आ रहा है। कोविड-19 का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है और इस समय ये संख्या लगभग 8,60,000 है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है और इस समय ये उपचार करा रहे लोगों की तुलना में 7 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करते हुए कोविड-19 प्रबंधन की रणनीति अपनाई है। मंत्रालय ने बताया कि रोग की जांच, रोगी का पता लगाने, उपचार और प्रौद्योगिकी के समन्वित प्रयासों से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 61,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.10% रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 849 रोगियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,11,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि 2,84,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान 2,975 रोगियों के स्वस्थ होने और 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मृतकों की संख्या 5,809 हो गई है। इस समय दिल्ली में 20,535 रोगियों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है। कल 12,030 लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने की दर 81.7% तक पहुंच गई है। अब तक राज्य में 5,92,084 लोग ठीक हुए हैं। दूसरी ओर 7,604 लोगों के संक्रमित होने से राज्य में ये संख्या 7,17,515 पहुंच गई है। इस दौरान 70 लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 10,036 हो गई है। राज्य में कल 78,770 कोविड जांच हुई। अब तक 60,30,980 जांच हो चुकी हैं। बेंगलुरु में सबसे अधिक 3,498 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि बेलगावी में 444, मैसूरू में 309 और दक्षिण कन्नड़ में 303 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। केरल में कल 5,930 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 7,836 रोगी इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इस दौरान 22 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,025 हो गई है। केरल में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 94,388 हो गई है। गुजरात में कल पिछले 50 दिनों के दौरान कोविड-19 के सबसे कम मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,169 लोग संक्रमित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 87.55% तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के समस्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर तक पूर्णतः बंद रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी स्कूलों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल भी आंशिक रूप से ही खुले रहेंगे। नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होगा एवं ऑनलाइन पठन पाठन की गतिविधियां पूर्व की तरह जारी रहेंगी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के मिंटो हॉल में आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 497 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। जिन जिलों में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं वहां के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भोपाल, शाजापुर और उमरिया जिले के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में संवाद भी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी के साथ कोविड-19 विषय पर फोन इन कार्यक्रम में बातचीत करते हुए सफदरजंग अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर रूपाली मलिक ने कहा कि सर्दियों के बढ़ने के साथ ही विषाणु जनित बीमारी फैलेगी, जिससे कोविड और अन्य संक्रमण से होने वाली बीमारियों में अंतर कम कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बीमारी की शुरुआत में ही आइसोलेशन में जाने से विषाणु के फैलाव को रोका जा सकता है। ठंड के मौसम में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी काफी कॉमन होते हैं और हर वायरल इन्फेक्शन कोरोना नहीं होता है, लेकिन आज के दौर में हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का पेंडेमिक है, तो सबसे पहली संभावना जो हमारे मन में आती है वो केवल कोरोना की आती है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको बुखार, खांसी, जुकाम जैसे तरह के कोई भी लक्षण अगर आपको हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आइसोलेशन। तो अगर एक बार आप आइसोलेशन मेंटेन कर लेते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, अगर आपको ये है तो। और अगर नहीं भी है तो भी जो भी आपको वायरल इन्फेक्शन है आप उससे भी इन लोगों को बचाएंगे। कफ एटिकेट्स को फॉलो करना, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, यही प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस लड़ाई से लड़ने में मदद कर सकती हैं। चीन में कोरोना संक्रमण फिर उभरने की खबर है। पूर्वी चीन के किंगदाओ में 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 6 लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। रविवार को भी 3 लोगों में संक्रमण मिला था। स्थानीय तौर पर इस महामारी के फिर फैलने की चिंताओं के बीच प्रशासन ने व्यापक परीक्षण और नए संक्रमण वाले रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन शुरू कर दिया है। अगले 5 दिन में 90 लाख से अधिक लोगों की जांच कराई जाएगी। किंगदाओ में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली निवेश और व्यापार प्रदर्शनी स्थगित कर दी गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने किंगदाओ में कोविड नियंत्रण के लिए एक कार्यदल भेजा है। चीन में इससे पहले भी व्यापक कोरोना परीक्षण किया गया है। वुहान में लगभग सभी लोगों की जांच की गई। पेचिंग और उरुम्पी में भी कई लाख नमूनों की जांच की गई है। जून महीने में पेचिंग में कुछ लोगों में संक्रमण फिर उभरने के बाद स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्कता बरत रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता की रणनीति अपनाने का विचार ठीक नहीं है। लंदन में मीडिया से बातचीत में संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव अनैतिक हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के जरिए सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि चेचक जैसे अति संक्रामक रोगों से सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए भी 95% जनसंख्या को प्रतिरक्षित करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता लोगों को वायरस से सुरक्षित रखने से हासिल की जा सकती है, न कि लोगों को वायरस के संक्रमण के लिए खुला छोड़ देने से। कुछ शोधकर्ताओं की दलील है कि लोगों में कोविड-19 संक्रमण होने देने से सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी और ये महामारी को रोकने में सहायक होगा। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का परिणाम इस महीने की 16 तारीख को घोषित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिए हैं जो पहले हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उन सभी छात्रों के लिए नीट परीक्षा कराएगी जो कोविड-19 के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे होने या स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जाएगी। नीट देश की सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिससे छात्रों को सर्वाधिक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणाएं उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगी और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्र भावी जीएसटी संग्रह पर उधारी विकल्प अपनाने वाले राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 86.36% हुई। उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को नीट 2020 के परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। अमेरिका ने क्वाड संगठन के विस्तार की मांग की। कहा, समान विचार वाले देशों को मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आना चाहिए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 7 नवंबर को राज्य के 15 जिलों में 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में चुनाव प्रचार लगातार गति पकड़ रहा है। बिहार में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फिर से सरकार बनने पर वे सक्षम बिहार और आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आज से अपने प्रचार अभियान औपचारिक तौर पर शुरुआत करेगा। दूसरे चरण के लिए नामांकन के लिए अब 3 दिन शेष रह गए हैं। कांग्रेस और राजद दोनों ने अभी तक इस चरण के लिए प्रत्याशियों की औपचारिक सूची जारी नहीं की है। राष्ट्रीय जनता दल ने 17 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट नहीं दिया है और 5 के निर्वाचन क्षेत्र भी बदल दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में अनियमितताओं की शिकायत के बाद पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को चयन समिति से हटा दिया गया है। हटाए गए नेताओं में राज्य कांग्रेस के प्रमुख मदन मोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और प्रचार अभियान के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। चयन समिति पर सवाल उठाने वाले नेता अनिल शर्मा और चंदन बागची को नई चयन समिति में शामिल किया गया है। पार्टी की चुनाव समिति की कल बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ उपज की बिक्री के दौरान उत्पादक राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक विपणन मंत्रालय ने बताया कि अब तक 3,57,000 किसानों से 8,032 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 42,55,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से 30,70,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,23,000 मीट्रिक टन नारियल गोले की खरीद की भी मंजूरी दी जा चुकी है। अमेरिका के विदेश उपमंत्री स्टीफन बियोगन ने क्वाड समूह के विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समान विचार वाले देशों और समूहों को मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एकजुट होना चाहिए। नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कल कहा कि इस संगठन का विस्तार किया जा सकता है और समान विचार वाले अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। श्री बियोगन ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्वाड देश समुद्र क्षेत्र की स्वतंत्रता की रक्षा तथा प्रशासन, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और डेटा साझेदारी में 10 देशों के आसियान समूह के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बियोगन के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। श्री बियोगन 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच इस महीने होने वाले 2+2 संवाद के तीसरे दौर के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना है। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। इनका 14 सितंबर को अपहरण कर लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अपहरणकर्ताओं द्वारा
7 भारतीय नागरिकों को कंपनी अल शोला अल मुदिया को सौंपा गया। ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत राय कुंडल ने रिहा किए गए लोगों से फोन पर बात की। रिहा किए गए सभी कर्मचारी स्वस्थ हैं और वे इस समय ब्रिगा में कंपनी के परिसर में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें भारत भेजने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के सड़क परिवहन और सेतु मंत्री ओबैदुल कादर ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की ईमानदार कोशिशों के कारण नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कल ढाका में नवनियुक्त भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुर्रैस्वामी द्वारा उनसे सदाचार भेंट के बाद वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बांग्लादेश भारत संबंधों को बहुआयामी बताते हुए श्री कादर ने कहा कि भूमि सीमा और कुछ अन्य जटिल समस्याएं जैसे दीर्घकालीन आपसी मसले हल किए जा चुके हैं, जबकि दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे जैसी समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्यकारी समूह जल से जुड़ी अर्थव्यवस्था में छिपी क्षमता के दोहन में भी जुटे हुए हैं। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत के कर्ज प्रदान करने की सुविधा के तहत बांग्लादेश सड़क परिवहन निगम ने 928 बसें और 500 ट्रक खरीदे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आशुगंज नदी से जुड़े बंदरगाह से अखोरा बंदरगाह तक 4 लेन वाले उच्च मार्ग को उन्नत करने पर काम चल रहा है। मुंबई में कल विद्युत व्यवस्था ठप हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। हमारी मुंबई संवाददाता ने बताया है कि समिति ये भी पता लगाएगी कि जीआईसी प्रणाली की केवल 50% मरम्मत क्यों की गई। डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि यह 4 सदस्यीय समिति भविष्य में ऐसी बिजली की आपूर्ति की घटना से बचने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देगी। यह समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि महाट्रांसन को इस बिजली की आपूर्ति का मूल कारण विश्लेषण और राज्य में प्रक्षेपण प्रणालियों की एक तकनीकी ऑडिट करने और मरम्मत और रखरखाव प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकारियों का एक दल मुंबई का दौरा करेगा ताकि इस तरह का पावर ग्रिड फेल होने की घटना का संभावित समाधान खोजने में राज्य सरकार की सहायता की जा सके। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आरकेए इस वर्ष दीपावली पर राष्ट्रव्यापी कामधेनु दीपावली त्योहार मनाने का अभियान चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से आरकेए दीपावली के पर्व पर गाय के गोबर से बने उत्पादों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने को बढ़ावा दे रहा है। गाय के गोबर से दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप, स्वास्तिक, पेपरवेट, हवन सामग्री और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बना रहा है। मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय ने कहा है कि दीपावली के पर्व पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का उद्देश्य 11 करोड़ परिवारों तक गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दिए प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ स्थल में 15 अक्टूबर से श्रद्धालुओं की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 7,000 प्रतिदिन कर दी है। ये निर्णय नवरात्र पर्व के मद्देनजर लिया गया है, जो इस महीने की 13 तारीख से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट। नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा है कि यात्रा पंजीकरण स्थल पर भीड़ कम करने के मद्देनजर पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पिट्ठू और पालकी सेवाओं की अनुमति दे दी गई है, जो 15 अक्टूबर से कटरा और भवन के बीच शुरू होंगी। श्री कुमार ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार भवन, कटरा और जम्मू में श्रद्धालुओं के रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और आराम के लिए बैटरी चलित वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी हैं। श्रद्धालुओं को ताराकोट मार्ग और सांझी छत के प्रसाद केंद्र में सामुदायिक भोजनालय उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे और भवन में ढाबे भी शुरू किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से हरा दिया। दुबई में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में भी दोपहर बाद या शाम को बादल छाए रहेंगे। तापमान 9 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। देहरादून में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से ममता किरण। तेलंगाना में हैदराबाद सहित अनेक क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने वित्त मंत्रालय के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा और सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं को अलग अलग शीर्षकों से सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, वित्त मंत्री ने मांग और निवेश बढ़ाने के लिए 73,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसमें राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की तैयारी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए की घोषणाएं, एलटीसी की जगह कैश वाउचर। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बिना सैर सपाटा होगा एलटीसी का भुगतान। अमर उजाला के शब्द हैं, सरकारी कर्मियों को छुट्टियों के बदले नकद, खरीदारी के लिए 10,000 अग्रिम। अखबार ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, सही समय पर फैसला, मांग में आएगी तेजी, लोगों द्वारा पैसा खर्च करने को बढ़ावा देने से पूंजीगत व्यय बढ़ेगा। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी अखबारों की नजर है। स्वस्थ होने की दर बढ़ने के साथ ही संक्रमण के एहतियाती उपायों पर अखबारों ने चर्चा की है। राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर विशेष आलेख में लिखा है, 4 महीने में 18,000 टन कोविड कचरा इकट्ठा हुआ। इसका निस्तारण देश की 198 इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। जनसत्ता ने विस्तार से बड़े अक्षरों में लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, त्योहारों में संक्रमण बढ़ने का अंदेशा, भीड़ भाड़ से बचें। दिल्ली में इस बार सभी प्रमुख रामलीलाएं नहीं होंगी, लिखता है दैनिक जागरण। पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में रामलीला समितियों द्वारा एक साथ ये निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और डिजिटल माध्यम से सांस्कृतिक कलाओं की मंचन की खबरें अखबारों में हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता के गिरते स्तर पर भी अखबारों ने पहले पन्ने पर चर्चा की है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, लीबिया से अगवा किए गए 7 भारतीय श्रमिकों को छुड़ा लिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए मिलग्राम और विल्सन को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दी है। कल मुंबई में घंटों बिजली गुल रहने की खबर भी पहले पन्ने पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्त मंत्री की घोषणाएं उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगी और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र भावी जीएसटी संग्रह पर उधारी विकल्प अपनाने वाले राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 86.36% हुई। उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को नीट 2020 परीक्षा के परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। अमेरिका ने क्वाड संगठन के विस्तार की मांग की। कहा, एक समान विचार वाले देशों को मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आना चाहिए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।